हसाम जो बेड पर लेटकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पे होती दस्तक ने उसका ध्यान खींचा तो उसने बाहर मौजूद शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे दी। शावर फर्स्ट एड बॉक्स लिए कुर्सी पर बैठ गए, जो कि हसाम के बेड के पास ही पड़ी हुई थी। अब बाजू कैसा है? उन्होंने बॉक्स से ज़रूरत की चीज़ें निकालते हुए पूछा। पहले से काफ़ी बेहतर है। उससे कहने पर उन्होंने सर हिलाया और उसकी बैंडेज बदलने लगे। अच्छे से बदलकर उन्होंने उसे एक पेन किलर दी, जो हसाम ने साइड टेबल पर पड़े पानी की मदद से निकल ली। शुक्रिया अंकल यावर हर चीज़ के लिए। हसाम ने मुश्किल लहजे में कहा। वेलकम बेटा। वैसे आपको आपके पापा अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उन्होंने उठते हुए उसे इन्फॉर्म किया। आप उन्हें ये नहीं कह सकते मैं सोया हुआ हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। उनकी तरफ देखते हुए बोला। उनके पास तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट है। इसी बहानेबाजी बंद करो और उनके पास जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें कभी इंतज़ार न करवाता। उससे घूरते हुए बोले। वैसे आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना इस सब से? वैसे भी आप भाइयों को तो हमें टॉर्चर करने में हमेशा लुत्फ़ ही आता है। वो भी बेड से उठते हुए एक एक लफ्ज़ दबाकर बोला। अपने बाजू को गीला मत करना। बाकी गुड लक। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोले और वहां से चले गए, जबकि वो सांस खींचता अलमारी की जाने बढ़ गया, जहां से उससे अपनी शर्ट निकाली और पहनकर कमरे से निकल गया ताकि वजदान से मिल सके। वजदान साहब के ऑफिस के सामने रुककर हसाम ने उसको अच्छे से कंपोज करके दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी। अंदर आ जाओ। गहरी और संजीदा आवाज़ उसके समातों से टकराई तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गया, लेकिन उन्हें लैपटॉप पर काम करते देखकर उससे एक लफ्ज़ नहीं कहा और वहीं खड़ा होकर उनके बोलने का इंतज़ार करने लगा। 30 मिनट के बाद उसका सबर जवाब देने लगा। उसका दिल तो चाहा वो बोले, मगर जानता था उसके पापा ये जानबूझकर कर रहे हैं, इससे वो भी ज़िद्दी तौर पर अपने लब भींचे वहीं खड़ा रहा। होज़ योर आर्म। आर द स्टिचेस स्टिल गिविंग यू ट्रबल? ठीक 1 घंटे बाद उन्होंने लैपटॉप से नजर हटाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा बाजू ठीक है पापा। और रही स्टिचेस की बात, उन्हें अंकल यावर ने अभी चेक किया है। अगले हफ्ते ही मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे और मुझे मज़ीद दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सर हिलाकर कुर्सी को पीछे की जानिब धकेला और खड़े हो गए। अब तुम्हारी सेहत को लेकर मैं मुतमिन हूँ, तो बेहतर है हम लोग तुम्हारी लास्ट 2 हफ्तों से बदलते रवैये को लेकर बात करें। 2 हफ्ते ही क्यों, बल्कि तब से जब से ये कैंप स्टार्ट हुआ है। उसकी जानिब देखते हुए बोले। हमारे कभी ना तोड़ने वाले कवानीन क्या हैं बेटा? उन्होंने टेबल की जानिब झुककर अपने दोनों हाथ उस पर रखकर हसाम को सर निगाहों से देखते हुए इंतहाई पुरसुकून लहजे में पूछा। अपनी फैमिली से कभी कोई सीक्रेट ना रखना और कभी भी अपनी ज़ात और फैमिली मेंबर्स को खतरे में ना डालना। सामने उनकी सर्द ब्लूइश आंखों में देखते हुए फर्माबरदारी से जवाब दिया। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अभी तक सबसे अहम रूल्स याद हैं, जो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बचपन में सिखाए थे। इन रूल्स की जानिब आते हैं, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो। जब मैं ये कानून बना रहा था उस वक्त क्या मैं बहुत फारिग था? क्या मैंने ये टाइम पास करने के लिए बनाए थे? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। बिल्कुल नहीं बाबा। आपने इसलिए बनाए ताकि हम हमेशा किसी भी खतरे और मसाइब से बचे रहें। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए थे। जिस पर वो सर हिलाकर टेबल से हटकर ऑफिस में टहलने लगे, ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो गुस्से में अपने साहबजादे को कुछ नहीं कहना चाहते थे जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता। उन्होंने हसाम के सामने रुककर इंतहाई डार्क निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा पहला मार्का उस लड़की को अपना फियांसे करार देना, जिसे तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो। मैंने सोचा शायद पहली नज़र की मोहब्बत हो, लेकिन मुझे इस बकवास थ्योरी पर ज़रा बराबर यकीन नहीं आया, क्योंकि फिर तुम उसे अपना बनाने के लिए मेहनत करते, ना कि उसे डायरेक्ट अपने फियांसे के ओहदे पर बैठा देते। मगर मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, जिसे मैं हरगिज़ कंट्रोल नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम अपना अच्छा बुरा समझते हो। अगर ये रिश्ता एक गलती हुई तो तुम्हें इसके नताज का सामना करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो ये तुम्हारी ज़िंदगी संवार देगा, जिसकी मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने उसके बाजू को नरमी से सहलाकर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। हसाम का शिद्दत से दिल चाहा उनकी इस बात पर सुकून भरा सांस खींचे, क्योंकि उसे हरगिज़ तवक्का नहीं की थी कि उसके वालिद इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, मगर उससे अपने चेहरे पर कोई तासुरात वाज़ह नहीं किए। वो जानता था डांट किसी भी पल उसके हिस्से में आ सकती है। लेकिन ये जो तुमने रेस वाला कारनामा सर अंजाम दिया है, वो हरगिज़ काबिल माफ़ी नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी है, जिसे ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुमने प्रोफेशनल लेवल पर कभी रेस नहीं की। तुम्हारे पास मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं थी। बेशक तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत आला थी और तुम एडवर्ड जैसे बेस्ट रेसर के सामने जीत गए हो, जिसकी मुझे खुशी है। लेकिन तुम यहाँ भी अकेले नहीं गए। अपने साथ उस बेचारी बच्ची को ले गए और 2 फैमिली मेंबर्स को भी साथ घसीटा।
फ़र्ज़ करो, अगर इस सब के दरमियान किसी का जानी नुकसान हो जाता, तो तुम सारी ज़िंदगी इस पछतावे के साथ ज़िंदा रह पाते? तुमने क्यों डाली हसाम दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल में? कोई जवाब है इसका तुम्हारे पास? वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए सुलगते लहजे में पूछने लगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा बाबा कि इट वाज़ जस्ट अ थ्रिल ऑफ द मोमेंट। आई वांटेड टू टेस्ट माय एबिलिटीज़ एंड ट्राई माय लक इन एन ऑफिशियल मोमेंट। अगर मैं हीर के बारे में बात करूँ तो वो मेरी फियांसे है। मुझे बस उसमें कंपनी देना चाह रही थी। और रही बात शहज़ाम और इशाल की, वो दोनों अपनी मर्ज़ी से गए थे। मैंने उन्हें अपने साथ जाने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। असाम ने नॉर्मल लहजे में कहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो जानता था कि वो जो कह रहा है वो साफ झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो बेटा, और मुझे उम्मीद है इसके पीछे ज़रूर कोई अच्छाई ही होगी। और जब सबके सामने आएगा तो मेरी ख्वाहिश है कि वो इस काबिल ज़रूर हो कि जिसके लिए तुम मेरे मुंह पर मुझसे झूठ बोल रहे हो। वरना जिन नताइज का तुम सामना करोगे वो तुम्हारी सोच है। उन्होंने खाली नसों से अपने लाडले की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर आसाम ने अपने खुशकोते लबों पर जुबान फेरी, क्योंकि वो जानता था वह जान सिर्फ बता नहीं रहा बल्कि वार्निंग दे रहा है। एक पल को उसने सोचा, क्या ये मिशन उसके बाप को मायूस करने से ज़्यादा बेहतर है? जैसे ही ये सवाल उठा, वैसे ही उसका नामो निशान मिट गया, क्योंकि उससे एक चीज़ की जिम्मेदारी उठाई है जो वो अपनी आखिरी सांस तक निभाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे इस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है हसाम, लेकिन मैं इस बारे में अभी तुमसे कुछ तफ्तीश नहीं करूँगा। जब सही वक्त आएगा मैं जान जाऊँगा। अभी के लिए तुमने जो रूल तोड़ा है उसकी तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए कल से सुबह 4 से 6 बजे तक तुम्हारा अगले 1 हफ्ते तक रोज़ाना सेशन मेरे साथ रहेगा, और यही तुम्हारी सज़ा है। इसके बावजूद तुम नहीं सुधरे तो हमारी अगली मुलाकात रिंग में होगी। समझ आई मेरी बात? वो उसके चेहरे को देखते हुए फोन करते पूछने लगे, पता नहीं इन भाइयों को रिंग क्यों नहीं भूलती। लोगों के मुंह सजाने और टांगे तोड़ने का अलहदा शौक उनके सरों पर सवार होता है। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गया। फिर उसे नजर उठाकर वजदान साहब की तरफ देखा, जो उसे शोला बरसाती नजरों से देखते हुए जवाब का इंतजार कर रहे थे। जी सर, समझ आ गया है। हसाम ने एहतराम से कहा, क्योंकि उसे खुशी थी कि कम से कम उसके दोस्तों को इस सजा से दूर रखा गया है। जैसा कि अब हम दोनों ने हर इशू पर बात कर ली है, तो एक और इशू रहता है, उसके बारे में भी अभी बात हो जाए। उन्होंने हासिक का हवाला देते हुए कहा। हाजिक का इस कैंप में आना पहले से प्लान नहीं था। वो 1 हफ्ते पहले मेरे पास आया था और उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो भी इस कैंप का पार्ट बनना चाहता है, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। इसलिए मैंने फ़ौरन रज़ामंदी दे दी, क्योंकि ट्रेनिंग इंसान लाइफ के किसी भी हिस्से में करे या करवाए, फ़ायदेमंद ही होती है। उन्होंने नरमी से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वैसे ही बताया, जैसे माँ अपने 5 साल के बच्चे को बताती है, क्योंकि उनके दोनों बेटों के दरमियान पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि वो मज़ीद बढ़े। मैं समझता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी वो भी बाकी सबकी तरह बस एक आम इंस्ट्रक्टर है, और कुछ नहीं। उसकी जानिब से इतने सुकून भरे जवाब पर वजदान साहब उसे हैरत भरी नज़रों से देखने लगे, क्योंकि वो इस नॉर्मल रिस्पॉन्स की हरगिज़ तवक्का नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था ये बात एक बड़ी फाइट पर ख़त्म होगी, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा से ऐसे ही गंदे तरीके से बंद होता आया था। असाम कब कहाँ कैसे और क्या कर उसे कोई नहीं समझ पाता था। ये उसका हुनर था जो अक्सर उसके आसपास के लोगों को शौक में डाल देता था। जैसे अभी वजदान साहब के साथ हुआ था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था इन 10 घंटों में ऐसा भी क्या बदल गया कि वो इतने सुकून से राजी हो गया है। अभी रात तक तो उसका नाम सुनने का रवादार नहीं था। फिर उनके दिल में मोहम सी उम्मीद जागी, शायद अब उनके बेटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे खुशी है कि तुमने इस सिचुएशन में मैच्योरली काम लिया है। उन्होंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उससे कंधे को थपथपा कर कहा। मुझे यकीन है जब तक ये कैंप खत्म होगा तुम दोनों के दरमियान के फासले भी खत्म हो जाएंगे। वो मज़ीद कहने लगे, मगर असाम ने हवा में हाथ खड़ा करके उन्हें और कुछ कहने से रोका और अपना नाम ऐसा हिलाया। आपने मेरे अल्फाज से गलत मतलब निकाला है बाबा। मेरा मतलब था वो सिर्फ मेरा एक इंस्ट्रक्टर है और कुछ नहीं। कैंप के बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हम दोनों में कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। वैसे भी चीज़ें वहाँ ठीक होती हैं जहाँ ठीक होने के लिए कुछ बचा हो। उसके बोलने पर वो सांस खींच कर रह गए। उन्हें इसी बात की तवक्का थी, लेकिन एक बाप होने के नाते वो उम्मीद तो कर सकते थे कि उनके दोनों बेटे एक छत के नीचे प्यार और मोहब्बत से रहें। उनकी चहल पहल और कहकाओं से वो भी लुफ्तंदोज हों। तुम जा सकते हो असाम, गुड नाइट। वो हारे हुए लहजे में बोले। उनके चेहरे पर मायूसी देखकर आसाम के दिल को तकलीफ हुई, क्योंकि वो जानता था उसके बाबा को उन दोनों से ही कितनी शदीद मोहब्बत है। जब वो ऐसे लड़ते हैं,
और साथ नहीं रहते तो वो एक दूसरे के साथ साथ उन्हें भी अज़ियत में मुब्तला करते हैं। लेकिन वो भी बेबस था, इस रिश्ते को कैसे छोड़ ले जो पूरी तरह टूट कर चकनाचूर हो गया था। ऐसा रिश्ता जो उसकी नज़रों में 8 साल पहले ही मर गया था, कैसे छोड़े उसे? गुड नाइट बाबा। वो उनको अपनी नज़रों में बसाकर उनके ऑफ़िस से निकल कर चला गया। किसी आम इंसान के लिए ये बस महज़ 3 अल्फ़ाज़ थे जो मुख्तलिफ़ जज़्बात के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन वजदान साहब अपने बेटे को जानते थे और वो समझ गए थे वो इस सिचुएशन से तंग आ चुका है। वो ऐसे रिश्ते को कभी फ़िक्स नहीं करेगा जो परसों पहले टूट गया है, क्योंकि इतने अरसे पुरानी चीज़ को जोड़ने के लिए उसके पास खुद कुछ नहीं है। कुछ मिनट्स बाद उनका मोबाइल बजा तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि अभी कुछ भी करने का उनका मूड नहीं था। वापस से कॉल आने लगी तो वो सांस खींचकर रिसीव कर गए। ओह, मैं बस आ रहा हूँ, तुम सब लोग वेट करो। सामने से ना जाने क्या कहा गया, वो उसके जवाब में ये कहकर ऑफिस से निकल गए। चलो, हमारी मीटिंग एक जनरल रिव्यू से शुरू करते हैं। आखिर सारी चीज़ें कैसी जा रही हैं? वजदान ने हेडसेट संभाल कर सब इंस्ट्रक्टर्स की जानिब देखते हुए कहा। मैं बस इतना कहूँगा कि बच्चों ने फिज़िकल ट्रेनिंग में अपना बेस्ट दिया है, चाहे फिर वो मेरी क्लास हो या फिर उनकी शारिब के साथ सेशंस। उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। अफान के बताने पर वजदान ने हाँ में सर हिलाया। आर योर लेसन्स गोइंग स्मूथली ब्रदर? वजदान ने यावर की जानिब देखते हुए तजस्सुस से पूछा, क्योंकि यावर काफ़ी हार्ड बंदा था जिसके इमोशंस पढ़ने में इंसान को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुझे दुनिया की सबसे बोरिंग जॉब दी गई है। बस असाइनमेंट्स देनी है, वो भी बगैर प्रैक्टिस करवाए। ज़ाहिर-सी बात है, वो इसमें आराम से हाई मार्क्स हासिल कर लेंगे। बॉस को प्रैक्टिस पर हरगिज़ पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। कितना मज़ा आता ना जब उन लोगों पर टॉर्चर की प्रैक्टिस की जाती। लेकिन क्या फ़ायदा, बॉस ने तो मना किया है। वो मायूसी से बोला, जबकि वजदान के उसकी सोच पर लब मुस्कुराए। टेंशन ना लो, नैना जल्द ही इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेगी। जिसे तुम्हारी तरह टॉर्चर करने का बहुत शौक है, वो तुम्हारी क्लास को ही ज्वाइन करेगी। तब तुम अपनी ये ख्वाहिश उसके साथ पूरी कर लेना। वजदान ने नैना का हवाला देते हुए कहा, क्योंकि उस लड़की को टॉर्चर करने वाले खिलौनों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। माय गॉड, सीरियसली मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आखिर कब आएगी वो? आनिया ने पुरजोश लहजे में पूछा तो वजदान अपना सर ना में हिलाकर रह गया, क्योंकि उसे यकीन था उसके जैसी अजीबोगरीब फैमिली किसी की नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आनिया और नैना की दोस्ती, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक स्वीट, रहमदिल और मासूम, जबकि दूसरी अपनी आंखों से ही सामने वाले बंदे की सांसें छीनने की सलाहियत रखती है। जल्द ही आ जाएगी और तुम दोनों को काफ़ी वक्त साथ गुजारने को मिलेगा। फिलहाल तुम ये बताओ, तुम्हारी क्लास की सूरत हाल कैसी है? उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी क्लास भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी बच्चे बहुत ज़हीन हैं और सवाल आराम से हल कर लेते हैं। लेकिन हीर पौलाद की बात ही कुछ और है। वो बंदी एक्स्ट्रा टैलेंटेड है और एडवांस प्रॉब्लम्स को बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल की चुटकियों में हल कर लेती है। इन कंप्यूटर साइंस शी कैन डू algorithms इन मिनट्स एंड कैन मेमोराइज लॉन्ग वंस विदाउट प्रॉब्लम। मैं कसम से उस लड़की से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अनी ने वजदान की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या वो सच में इसमें इतनी अच्छी है? शारिब ने बेयकीनी से उस सवाल पूछा जो वहाँ बैठा हर शख्स बेसब्री से करना चाह रहा था। हाँ, मैं कोई हवा में खाली तीर थोड़ी फेंक रही हूँ, वो सच में बेस्ट है। अनिया के अल्फाज मुसलसल वजदान के दिमाग में गूंजने लगे तो उसे यकीन हो गया कि बॉस का उस अजनबी लड़की को इस कैंप में शामिल करना कोई आम बात नहीं है। ज़रूर उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है जो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे तुम्हारे काम करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया है शारिब, खास करके तुम्हारा रोबोट्स को इस्तेमाल करना। अब मैं चाहता हूँ तुम और हाज़क उन सबको शूटिंग और स्विमिंग के लाइसेंस दो। जैसा कि हाज़िक हमारी फैमिली में स्नाइपर है, तो ये परफेक्ट तरीके से पोजीशन संभालने के बारे में गाइड कर सकेगा। और वैसे भी तुम दोनों ही स्विमिंग में चैंपियन हो, तो तुम लोग उनकी स्विमिंग को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग दोगे। उन्होंने हासिक और शारिब की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर वो दोनों सर हाँ में हिला गए। मैं अफ़ान के साथ नेक्स्ट ट्रेनिंग प्लान पर काम करूँगा। जैसा कि अगले 2 दिन हम लोग फारिग हैं, तो मैं चाहता हूँ यावर तुम मेडिकल केयर और हेल्थ इमरजेंसी के इंट्रो कोर्स की भी तैयारी कर लो। इसके अलावा किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना आज के लिए इतना ही। उनके कहने पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और सब सलाम दुआ करके चले गए, सिवाय हासिक के। हसाम का बाजू कैसा है? मैंने अंकल यावर से पूछा था, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मुकम्मल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो मुकम्मल ठीक है। हासिक ने अपने बाबा की तरफ देखते हुए पूछा। हसाम ठीक है, उसके बाजू का जख्म भर रहा है।
मुझे यकीन है अगले हफ्ते तक वो परफेक्टली ठीक हो जाएगा। उसने सबर को कैसे हैंडल किया कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ? आसिक ने मज़ीद पूछा। हैरानकुन। उसने बिल्कुल भी फाइट नहीं की, बल्कि सुकून से तुम्हारे इंस्ट्रक्टर होने को कबूल किया है। जिस पर आसिक ने लंबा सांस खींचा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई है। फाइनली ऐसे हम दोनों अपना अपना काम सुकून से कर पाएंगे। वो सामने टेबल पर पड़ी बोतल से पानी पीते हुए बोला। क्या तुम उसके साथ सब ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे? उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की जाने देखते हुए पूछा। जिस पर आसिक ने बोतल टेबल पर रखकर उठ सकेगा लगाया। 1 साल से मुसलसल उसे रोज़ाना कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है। उसने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई बाबा। मैं यहाँ इसी उम्मीद से आया था कि यहाँ तो मैं उससे कम से कम बात कर पाऊँगा। लेकिन जो उसने मुझे अपना पहला इंप्रेशन दिया था, उससे मुझे यकीन हो गया है कि वो उसे मेरे लिए बहुत मुश्किल बना देगा। लेकिन बाबा आप फ़िक्र मत करो, मैं जी जान से कोशिश करूँगा कि हमारे दरमियान के ये फ़ासले मिट जाएँ। अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी उसी का भाई हूँ। देखते हैं आखिर में ये जंग कौन जीतता है। उनके कहने पर वजदान काफ़ी अरसे बाद दिल से मुस्कुराए कि आखिर उनका एक बेटा तो सब ठीक करने के लिए तैयार है। उन्होंने उठकर उसके कंधे को थपथपाया और फिर वो दोनों बाप बेटा खामोशी से मीटिंग रूम से निकल गए। पिछले 2 दिनों से हीर ने हसाम का चेहरा तक नहीं देखा था। वो दिल ही दिल में उसे देखने के लिए पागल हो रही थी, मगर उसे देख नहीं पा रही थी। आज भी वो ब्रेकफास्ट पर जल्दी इसी उम्मीद से आई थी कि शायद आज वो कहीं दिख जाए, मगर कैफेटेरिया को खाली होता देखकर उसकी वो उम्मीद भी टूटकर चकनाचूर हो गई। उसका इंतज़ार मत करो हीर। शहज़ाम ने तुम्हें कल ही बताया था कि वो अपने पापा के साथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा है, और जहाँ तक मैं अपने अंकल को जानती हूँ, वो उसकी सारी तवानाई को खारिज करके ही सुकून लेंगे। इससे ज़्यादा फ़िक्र मत करो, तुम आज उसे ट्रेनिंग के दरमियान ज़रूर देख पाओगी। विशाल ने हीर का उतरता हुआ मुँह देखा तो वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जिस पर हीर ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड की जानिब चल पड़ी, जहाँ पर सभी खड़े इंस्ट्रक्टर्स के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हीर की अचानक से नज़र उसके चेहरे से टकराई, जिसे देखने के लिए वो पिछले 2 दिनों से बेताब थी। वो छोटे कदम उठाकर उसकी जानिब बढ़ गई, जो पास से दरख्त से पुश लगाए आंखें बंद किए हुए खड़ा था। वो बगैर किसी किस्म की आहट किए उसके पास खड़ी होकर उसके चेहरे को अपनी नज़रों के राज से दिल में उतारने लगी। उसी पल हसन ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा, और उसके दिल ने एक बीट मिस की। हेलो, कैसे हो?" वो नर्वस होते हुए पूछने लगी, जबकि उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पहले का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वो उसे कलाई से खींचकर खुद के करीब करता हुआ शोक लहजे में बोला, जिस पर हीर के गाल दुखने लगे। फिर भी आसाम, सच बताओ तुम ठीक हो? तुम पिछले 2 दिन किधर रहे हो? यहाँ तक कि खाना खाने भी नहीं आए? वो उसकी आंखों में देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ नहीं यार, मेरे बूढ़े पापा ने फैसला किया कि मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बस उसी में मसरूफ़ रहा। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। इससे पहले ये कहने कि उसमें से हिम्मत चली जाती, वो जल्दी से बोली, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसके लाल गुलाबी होते गालों को देखने लगा। इट्स ओके टू मिस मी, मैं बोला। आई मिस यू टू। वो जो नर्वस होकर नस से नीचे झुका गई थी, हसाम ने थोड़ी से पकड़कर उसका रूह ऊपर की जानिब करते हुए कहा। वैसे तुम्हारी गालों पे बिखरता ये रंग मेरा फेवरेट होता जा रहा है। वो अपनी उंगली से उसके गाल सहलाते हुए सरगोशी नुमा बोला, जबकि वो धड़कते दिल के साथ अपनी पलकें झुका गई। इससे पहले वो जवाब में कुछ कहती, उन दोनों की तवज्जो इशाल की शोर मचाती आवाज़ से खींची, जो ग्राउंड में दाखिल हुए इंस्ट्रक्टर्स की जानिब भाग रही थी। वो शावर के बराबर खड़ी लड़की, जो बाहें खोले हुए थी, उसमें जा समाई। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं, ये पागलों का ख़ानदान है। ऐसी कई चीज़ें तुम्हें यहाँ रोज़ न देखने को मिलेंगी। हीर जो मुंह खोले अपनी बेस्ट फ्रेंड को हैरत से देख रही थी, हसाम ने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, जिस पर उसने होश में आकर सबकी जानिब देखा तो उसकी नज़र एक पल के लिए वजदान साहब और हासिक पर ठहरी, जो ग्रे सूट पैंट्स और ब्लैक टाइट शर्ट्स पहने हुए थे। लगता है जब हुसन बढ़ रहा था, उनका खानदान सबसे आगे कटोरे लेकर बैठा हुआ था। उससे लब बड़बड़ाई। हसाम और हासिक दोनों की पर्सनैलिटी अपने पापा से मिलती थी, बस फ़र्क ये था कि हासिक की आंखें ग्रीन थी, जबकि हसाम गोल्डन ब्लूइश, और बस यही एक स्टेप पर वो हासिक को थोड़ा सा पीछे छोड़ता था। अल्लाह ने उसे सबसे अनोखी और सहरदारी करने वाली आंखों से नवाजा हुआ था। मेरे ख्याल में ये मिलने मिलाने का वक्त अब ख़त्म होना चाहिए। हम सब लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं। वजदान साहब ने कला खंगारते हुए कहा तो ईशान ने दानीन से अलहदा होकर उनकी जानिब देखा, फिर उसके लब मुस्कुराए और वो उनकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। वजदान के पास जाकर उनके गाल पर किस की
और फिर उनके कान में सरगोशी नुमा कुछ कहा, जिस पर वजदान साहब के लब मुस्कुराने लगे और वो भी हंसी हुई बाकी सब ट्रेनिज की जानी बढ़ गई। ये हमारे खानदान की अनोखी लड़की है, जो बगैर ज़्यादा मेहनत किए मेरे पापा के चेहरे पर स्माइल ला सकती है। असाब ने सिर लब कहा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारे दरमियान और भी इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, जो कि इस ट्रेनिंग का पार्ट होंगे। मुझे उम्मीद है तुम लोग इनको ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं दोगे। वजदान साहब ने सबकी जानी मुतवज्जा होते हुए कहा। तुम लोगों का पहला सेशन मेरे और अफ़ान के साथ होगा, इसलिए अब इसे स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दो। वो मज़ीद बोले तो सब जल्दी से स्ट्रेचिंग करने लगे। वजदान के साथ ट्रेनिंग करते उन सबको 10 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उसकी ट्रेनिंग के कानून अफ़ान से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसे कोई परवाह नहीं अगर सामने वाले लोग वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन उसे हर सूरज रिजल्ट चाहिए था। उसके लिए बेशक फिर वो सारा दिन ही उतना सा टुकड़ा ही प्रैक्टिस करते हुए क्यों ना गुजार दे। हीर को अफ़ान से ज़्यादा वजदान के साथ काम करने में मज़ा आने लगा, क्योंकि इस दौरान उससे ज़हनी टेंशन कम होती थी और वो आराम से काफ़ी नई चीज़ें सीख जाती थी। आज़ाद के साथ काम करना हीर के लिए एनर्जी की बचत था। इस दौरान उससे काफ़ी अच्छी शूटिंग सीख ली। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो उसमें इतनी अच्छी हो सकती है कि इतने कम अरसे में इतना ज़बरदस्त निशाना लगा सकती है। ठीक है, वो निशाना हाथ से जितना आला नहीं हो सकता, जो कहीं पर भी खड़ा होकर इतना परफेक्ट निशाना लगाता है, लेकिन हीर के लिए जो वो कर रही थी, उतना ही फ़िलहाल बहुत था। जबकि नैना की क्लास का सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो बंदी उन्हें वीडियो दिखा-दिखाकर ऐसी-ऐसी टॉर्चर करने वाली चीज़ों की प्रैक्टिस करवाती कि अक्सर हीर की चीखें निकल जाती। उससे उन लोगों पर तरस आता जो सचमुच इस मुसीबत का सामना करते होंगे। भला इतनी जानलेवा मौत कौन देता है? क्लास के अलावा नैना बिल्कुल फ्रेंडली थी, जो सब जैसे प्यार मोहब्बत से रहती। इस दौरान हीर की सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी सिवाय तालिया के। सिर्फ वो वाहिद लड़की थी जो उससे नफरत खाती थी और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ असाम था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। असाम और उसका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल था, जिसमें सिर्फ केयर और प्यार शामिल था। उन दोनों की इस वक्त में एक भी लड़ाई नहीं हुई, वो हमेशा अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते थे।